कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहली आपका विषय यहाँ पर अर्थशास्त्र का पीरियड परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि अर्थशास्त्र के नहीं इकोनॉमिक्स पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा आपका 80 अंक रहने वाला। ठीक है, और निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। प्रथम निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सही अस्तित्व पाया जाता है? तो आपका था पूंजीवादी, बाता समाजवादी और साथ मिश्रित और दाता बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा। फिर दूसरा आता उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो दूसरा आता मुद्रा के द्वारा, बात वस्तु विनिमय द्वारा और साथ वस्तु के वजन द्वारा और दाता नैतिकता द्वारा। तो यहाँ पर उत्पादकता की माप की जा सकती है, तो इसका आंसर है मुद्रा के द्वारा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो आप यहाँ पर तो माइनस पी एक्स बटे में पी वाई और बाता माइनस पी वाई बटे में पी एक्स और साता प्लस पी एक्स बटे में पी वाई और दाता प्लस पी वाई बटे में पी एक्स। तो यहाँ पर कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा माइनस पी एक्स बटे में पी वाई। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो आपका था पूरक वस्तुएं, बाता स्थापन वस्तुएं और साता आरामदायक वस्तुएं और दाता विलासिता वस्तुएं। तो यहाँ पर ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा स्थानापन्न वस्तुएं। फिर आपका आता पांचवा, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा विपरीत संबंध को। फिर आपका छठवां आता कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो आपका यहाँ पर जो आपका छठवां दिया मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो आपका था कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन और बाता मांग में परिवर्तन और साथ वास्तविक आय में परिवर्तन और दाता आ तथा बाद। ठीक है, अब्बा तथा सा दोनों। तो यहाँ पर जो दिया गया मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया है, तो उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी याद करना है। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा परिवर्तित। फिर आपका जो यहाँ पर आता है ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को डॉट अनुपात का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनशील आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है ठीक है तीसरा, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध डॉट काल की अवधि से है। तो यहाँ पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल की अवधि से है। तो इसका आंसर आपका दीर्घकाल हो जाएगा। और जो आपका आता है लागत फलन में लागत डॉट का फलन होती है। तो यहाँ पर लागत फलन में लागत साधनों का फलन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर साधनों हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः डॉट होती है। तो यहाँ पर अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः स्थिर होती है। ठीक है, स्थिर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता ई एक्स बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच डॉट है। तो यहाँ पूर्ति की लोच आपकी पूर्णतया बेलोचदार है। ठीक है, पूर्णतया बेलोचदार, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न 3 आता है। ठीक है, 70 लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा आता है बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है। तो आपका यह भी असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो आपका यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका आता ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका आता पाँचवा, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य पाँचवा सत्य आपका कंप्लीट हो जाता। छठवां आपका इस साइड दिया गया निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। तो आपका यह रहेगा सत्य। ठीक है, आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए जो कि 7 नंबर की रहेंगी।
कॉलम खा और खा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती है आपकी NNP, तो इसको आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। और दूसरी आती है आपकी GNP, तो इसको आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो आपको इसको दोहरे संयोग का अभाव से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है MPC, तो MPC को आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। इसको हम बाद में मैच कर लेंगे। जो आपकी थी केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपको मैच करना RBI से, ये आपकी 5वीं। और व्यवसायी बैंक आपकी SBI हो जाएगी। और मुद्रा का प्राथमिक कर आपका विनिमय का माध्यम हो जाएगा। और जो आपकी यहाँ पर दी गई थी, ठीक है, MPC, तो MPC आपको यहाँ पर मैच करना सीमांत उपभोग प्रगति से, ठीक है, ये आपकी चौथी रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से मैच कर लेनी है। प्रश्न 5 आता है, एक सदमा उत्तर लिखिए जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगी। तो पहला आता है MPC का पूर्ण रूप लिखिए। तो आपका MPC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका ठीक है, बचत सीमांत प्रगति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बचत सीमांत, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बचत सीमांत प्रवृत्ति होता है, ठीक है, बचत सीमांत प्रवृत्ति। और जो आपका था उपभोग फलन क्या है, तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसका आंसर भी बता देंगे। फिर आपका था GST क्या है, ठीक है। और जो आपका दिया औसत बचत प्रगति क्या है, इन सभी के आंसर आपको वीडियो की लास्ट में बताए जाएंगे। 6 माता व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो यहाँ पर व्यापार शेष में आपकी होती हैं दृश्य मदें शामिल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दृश्य मदें हो जाएगा। और जो आपका आता अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल हैं, तो इसका आंसर रहेगा दृश्य और आदर्श, ठीक है, दृश्य और आदर्श मदें, ठीक है, दृश्य और आदर्श मदें आपका इसका आंसर रहेगा 7वीं का। और जो आपका यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन 6 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, कुल उपयोगिता का आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, ठीक है। इसका अथवा आता है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो आपके यहाँ पर एक कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। उत्पादित सभी इकाइयों की उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 7वां क्वेश्चन, अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं, अथवा आता अनाधिमान मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अनाधिमान, ठीक है, अनाधिमान वक्र दिया गया और ये आपका, ठीक है, अनाधिमान मानचित्र दिया, दोनों को याद करना है, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता बजट रेखा किसे कहते हैं, अथवा आता मांग का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप यहाँ पर थे बजट रेखा दो वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों का चित्रमय प्रतिनिधित्व है जिसे दी आय और कीमतों के साथ खरीदा जा सकता है। इस तरह से पूरा याद करना है और साथ ही मांग का अर्थ भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर दे उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अथवा आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका उत्पादन फलन दिया गया, ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है। जो 9वें का अथवा दिया गया अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अल्पकाल वह समयावधि जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है। फिर दीर्घकाल की परिभाषा देख लीजिए, वह समयावधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्थिर लागत किसे कहते हैं, और जो इसका आपका अथवा आता परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्थिर लागत की परिभाषा दी गई है और ये आपकी परिवर्तनशील लागत की परिभाषा दी गई है। तो दोनों को याद करना है आपको। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 11वां आता परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, ठीक है। और जो इसका आपका अथवा आता पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर यानी दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका परिवर्तनीय अनुपातों का नियम दिया गया और ये आपका पैमाने का प्रतिफल की परिभाषा दी गई, ठीक है। दोनों को आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 12वां क्वेश्चन आता है उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, अथवा आता पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने की प्रक्रिया में संलग्न वस्तुओं की उपभोग कहलाती है, ठीक है। उदाहरण दूध, सब्जी, गेहूँ, चावल। और आपका यहाँ पूंजीगत वस्तुएं देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ प्रश्न आता 13 राष्ट्रीय आय गणना की दो बिंदुओं के नाम लिखिए, ठीक है। अब जो आपका इसका अथवा वो देख लेते हैं 13वें का अथवा, ठीक है।
तो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा आता है दोहरी गणना किसे कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय गणना की दो विधियाँ निम्न है, आय विधि और ठीक है व्यायाम विधि। और दोहरी गणना किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए केंद्रीय बैंक के 2 कार्ड लिखिए अथवा आता व्यवसायिक बैंक के 2 कार्ड लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके केंद्रीय बैंक के 2 कार्ड दिए हैं, साथ ही आपके व्यवसायिक बैंक के 2 कार्ड दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वां आता है सरकारी बजट की कोई 2 उद्देश्य लिखिए अथवा आता अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सरकारी बजट के आपके उद्देश्य दिए हैं। ठीक है, आपके 3 उद्देश्य दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 उद्देश्य करना है। और साथ ही इसका अथवा आंसर देख लीजिए अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, तो इसका आंसर भी याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर 16वां व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपकी 3 विशेषताएं दी गई हैं, तो इनको आपको पूरा याद करना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अथवा किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं दी गई। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीनों समस्याओं को आपको याद करना है। फिर आपके यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। तो 17वां आता पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आपके 3 लक्षण। और जो इसका अथवा आता लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें। ठीक है, तो तीनों शर्तों को आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर ये समग्र मांग से अभिप्राय मुद्दा की उस मात्रा से अथवा क्रिया प्राप्ति से है जिसमें काम पर लगे विभिन्न शक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादन बेचकर उद्यमी प्राप्त करने की आशा करते हैं। इस तरह से पूरा याद करना है। और जो आपका 18वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, निम्न मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने की कोई 2 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी यहाँ पर निम्न मांग की परिभाषा दी गई, साथ ही निम्न मांग को ठीक करने के उपाय आपके दिए। ठीक है, पहला उपाय, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ से आपको उपाय याद करने और परिभाषा भी याद करनी है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 19वां आपका आता है राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में आपको 3 अंतर करना है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपके 4 अंतर दिए हैं। ठीक है, चारों अंतर को आपको याद करना है। और साथ ही आपका राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में आपके 4 अंतर दिए हैं, तो चारों अंतर को आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वां आता है। तो 20वां आप यहाँ पर देखते हैं। 20वें का हम अथवा देख लेते हैं, मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र की सहायता समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मांग का नियम दिया गया है। सरल शब्दों में मांग का नियम मांग और कीमत के संबंध को व्यक्त करता है, इस तरह से पूरा याद करना है। और साथ ही मांग का नियम का आप यहाँ पर रेखाचित्र भी देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है 20वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। ठीक है, और 23वां क्वेश्चन। तो जो आपका 21वां क्वेश्चन है और 22वां और 23वां इनके आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही पूरी पेपर का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।